नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज, और इस सीरीज की आज हम 186वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। आज की क्लास में भी आपको जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर पूरी डिटेल के साथ, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर आपने इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, और इस सीरीज की 5 मास्टर वीडियोस बनी हैं। उन 5 मास्टर वीडियो में हर वीडियो में हमने 500 प्रश्नों को कवर किया है, तो एक साथ आप उनका रिवीजन कर सकते हैं और 2500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिटेल के साथ देखकर अपना एक क्विक प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधित अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया था? तो कौन सा संवैधानिक संशोधन था जिसके माध्यम से जो प्रीवी पर्स बनाया गया था आजादी के समय, जब रियासतों का विलय भारत में किया गया और वहां के जो राजा महाराजा थे उनको कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे, उन सबको खत्म कर दिया गया था 26वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से, जो आपका 1971 में हुआ था। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। हमने जब संविधान की डिटेल सीरीज को कवर किया था उसमें इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स थे उनको भी देखा। उसमें देखा था जो 26वां संशोधन है 1971 का, प्रिवी पर्स को और प्रांतीय राज्यों के जो पुराने शासक हैं उनके विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया। ठीक है, इसको याद करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, अगस्त 1907 में मैडम भीकाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने किस देश में भारतीय ध्वज फहराया था? तो देखिए, भारत के बाहर पहली बार भारत का जो झंडा फहराया गया था वो आपके अगस्त 1907 में, एग्जैक्ट डेट की बात करते हैं तो 9 अगस्त 1907 में फहराया गया था। यह फहराया था मैडम भीकाजी कामा ने। पूरा नाम है इनका भीकाजी रुस्तम कामा। ठीक है, इनके द्वारा ये जो झंडा फहराया गया था, इन्होंने इसे जर्मनी में फहराया था। तो ऑप्शन डी सही उत्तर यहां पर होगा। मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की माता या मां कहा जाता है, इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इन्होंने जर्मनी का एक शहर है जिसका नाम है स्टुटगार्ड, यहां पर फहराया था तिरंगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? तो हर्यक वंश का वह कौन सा शासक है जो कुणिक के नाम से जाना जाता था? कुणिक कहा जाता था अजात शत्रु को। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। हर्यक वंश की बात करते हैं, इस वंश का संस्थापक कौन था? इस वंश का संस्थापक था बिंबिसार। ठीक है, 544 ईसा पूर्व में इस वंश की स्थापना होती है और इस वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार को श्रेणिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कुणिक कहेगा तो अजात शत्रु और श्रेणिक कहेगा तो बिंबिसार। ठीक है, जो बिंबिसार था इसी के पुत्र का नाम था अजात शत्रु। अजात शत्रु ने ही अपने पिता की हत्या करी थी राजा बनने के लिए। इस घटना को भी आपने याद करना है। ठीक है, जो पहली बौद्ध संगति हुई थी वो अजात शत्रु के शासन काल में ही हुई थी। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? तो दुनिया की सबसे बड़ी जो मूंगा चट्टान है जिसे हम कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, यह आपके ऑस्ट्रेलिया के नजदीक पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया के समीप है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर यहां पर होगा। ऑस्ट्रेलिया का जो क्वींसलैंड है उसके तट पर स्थित है जो आपका ये ग्रेट बैरियर रीफ है। एक और क्वेश्चन इसके साथ पूछा जाता है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज वो कहां है? तो वो भी आपके ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है। ठीक है, जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, पर्वत श्रृंखला, वो ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है, राज्य विधानमंडल में धन विधेयक पेश करने के लिए किसकी पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है? विधानमंडल में जब धन विधेयक लाया जाता है तो किसकी पूर्व अनुमति से लाया जाता है? सही उत्तर होगा राज्यपाल की अनुमति से। ऑप्शन डी सही उत्तर यहां पर होगा। जैसे केंद्र स्तर पर जब केंद्र में लोकसभा के अंदर धन विधेयक आता है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आता है, और उसके साथ हम वो वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति धन विधेयक को वापस लौटा नहीं सकता क्योंकि उसकी पूर्व अनुमति से ही वो आया था।
तो अनुमति वो पहले ही दे चुका है। उसी तर्ज पर राज्यों में भी जब विधानसभा में धन विधेयक आता है तो वो राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही आता है। ठीक है, इन दो बातों में कंफ्यूजन मत होना। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं वो निर्णय करता है सदन का अध्यक्ष, लेकिन वो आता किसकी अनुमति से है? वो आता है राज्यपाल या राष्ट्रपति की अनुमति से। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज करी गई थी? तो किस राज्य में नेगेटिव दशकीय वृद्धि दर हमें देखने को मिली थी? एक ही राज्य था जिसका नाम था नागालैंड। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर यहां पर होगा। जनगणना वाले वीडियो में हमने पूरे तथ्यों को कवर किया था। जो सबसे कम हमारे दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य थे उसमें हमने टॉप 3 को कवर किया था, जिसमें एक था नागालैंड, इसके बाद था केरल और फिर था हमारा गोवा। नागालैंड की जो दशकीय वृद्धि दर रही थी वो -0.6 रही थी परसेंट में। ठीक है, -0.6%। केरल की 4.9% रही और गोवा की 8.23% रही थी। ये भारत के सबसे कम वाले 3 राज्य थे। ठीक है, सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर कहां रही थी? तो सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर वाला जो राज्य था वो मेघालय था, फिर अरुणाचल प्रदेश था और फिर बिहार था। अगर हम ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो वो 12.3% रही, शहरी की बात करें 31.8 रही, ओवरऑल की बात करें तो 17.7 रही। ठीक है, लेटराइट मिट्टी का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? देखिए, लेटराइट मिट्टी भारत की चौथी प्रमुख मिट्टी है। चौथी सबसे ज्यादा मात्रा में भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी। यह कैसे बनती है? यह सवाल पेपर में आया था। यह बनती है आपके निक्षालन से। ऑप्शन डी सही उत्तर यहां पर होगा। यह मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां पर ज्यादा टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर होता है और ज्यादा बारिश होती है। उन क्षेत्रों में चट्टानों में जो टूट फूट होती है और उसमें जो केमिकल प्रोसेस होती है उसके बाद हमें लेटराइट मिट्टी मिलती है। इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जिसे निक्षालन कहते हैं। निक्षालन प्रोसेस के दौरान इसमें जो सिलिका होता है वो नीचे रिस कर बैठ जाता है, यानी सिलिका का निक्षालन हो जाता है और बाकी के जो पदार्थ होते हैं जैसे लोहे का ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, वो सारे मिट्टी में मौजूद रहते हैं। तो सिलिका के नीचे बैठ के रिस जाना, सिलिका के निक्षालन के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन पेपर में बना था कि कौन सी मृदा निक्षालन के कारण बनती है, तो वो है हमारी लेटराइट मिट्टी। एक क्वेश्चन और यहां पर इसे ध्यान रखना, किस मिट्टी का इस्तेमाल ईंट बनाने के लिए होता है? जो ईंटें हमारी होती हैं उसको बनाने के लिए लेटराइट मिट्टी का इस्तेमाल ही किया जाता है। ठीक है, इनके अलावा एक क्वेश्चन आपने और याद करना है, चाय बागानों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो चाय बागानों के लिए भी सबसे उपयुक्त मिट्टी लेटराइट मिट्टी है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी श्रमिकों के लिए जीवन यापन योग्य वेतन और सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसरों के साथ एक सभ्य जीवन स्तर सुरक्षित करता है? यानी उनका जीवन यापन हो सके, उन्हें उतना वेतन दिया जाना ही चाहिए। यह किस राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बताया गया है, किस आर्टिकल में बताया गया है? यह कहा गया है आर्टिकल 43 में। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। आर्टिकल 43 कर्मचारियों को यानी जो श्रमिक हैं उनको जीवन निर्वाह के लिए जो आवश्यक वेतन है उसकी व्यवस्था करता है। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पर होगा। ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऋग्वैदिक काल से जुड़े हुए 4 स्टेटमेंट यहां पर दिए हैं। चलिए देखते हैं कौन सा वाला गलत है। पहला, इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे। पहला आपका सही है। देखिए, ऋग्वैदिक काल में जो लड़ाइयां होती थी वो मवेशियों के लिए होती थी, बच्चों के लिए होती थी और घोड़ों को प्राप्त करने के लिए होती थी। ठीक है, लड़ाइयां जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, ये भी आपका सही है। जमीन के लिए भी लड़ाई होती थी, जो अच्छे चारागाह होते थे जानवरों के लिए, उनके लिए लड़ाई होती थी। पानी के लिए, वहां पर पानी के जो स्रोत होते थे उनके लिए भी लड़ाइयां होती थी। युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। युद्ध में जो धन जीता जाता था, युद्ध में जो भी प्राप्त किया जाता था, चाहे मवेशी हो, चाहे नदी स्रोत हो, चाहे आपकी जमीन हो, कुछ हिस्सा सरदार रखते थे, कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था और बाकी का आम लोगों में बांट दिया जाता था। तो तीसरा वाला कथन आपका गलत है। इस काल में युद्धों के लिए कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, यह भी आपका सही है।
आमतौर पर ऋग्वैदिक काल में जब लड़ाई होती थी, ज्यादातर जो पुरुष होते थे वो इन युद्धों में भाग लेते थे। इस समय कोई भी स्थानीय जो स्थायी सेना थी वो नहीं होती थी। ठीक है, तो चौथा भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा वाला गलत है। निम्न में से किस कश्मीरी शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? कई बार हमने इस सवाल को कवर किया है। कश्मीरी राजा कौन था, कश्मीर का शासक जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई? जल्दबाजी में इसका उत्तर आप गलत टिक कर देते हैं, तो इसको दोबारा से नोट कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में बना है। जो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था कश्मीर में, वो लगाया था वहां के राजा सिकंदर ने। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पर होगा। कश्मीर में एक राजा हुआ जिसका नाम था सिकंदर। इसने 1389 से लेकर के 1413 तक कश्मीर पर शासन किया था। क्वेश्चन बनता है, तैमूर लंग ने जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय कश्मीर का राजा कौन था? उस समय कश्मीर में इसी सिकंदर का शासन था। ठीक है, सिकंदर को लेकर के 2-3 बातें और आपको याद करनी है। कश्मीर का वह राजा जिसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था, वो भी कौन था? सिकंदर था। इसी सिकंदर ने अपने राज्य के भीतर कोई भी व्यक्ति, कोई भी हिंदू माथे पर चंदन का प्रयोग नहीं करेगा, वो प्रतिबंध भी इसी ने लगाया था। इसी सिकंदर के पुत्र का नाम था जैनुल आबिदीन, जिसकी सहिष्णुता के कारण कश्मीर का अकबर कहा जाता है। यह काफी उदारवादी शासक था और इसके द्वारा हिंदुओं की भावना का सम्मान करते हुए इसने सती प्रथा से रोक हटाई थी। तो लगाई किसने थी? सिकंदर ने। और हटाई किसने थी? जैनुल आबिदीन ने। कई बार जल्दबाजी में, क्योंकि हमने इसके बारे में ज्यादा पढ़ा है, तो आप इसका उत्तर सीधा जैनुल आबिदीन को कर देंगे। आपने इसको नहीं करना है, सिकंदर ने यहां पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, जैनुल आबिदीन को कश्मीर का सबसे महान राजा माना जाता है और इसकी उदार नीतियों के कारण इसे कश्मीर का अकबर भी कहते हैं। ठीक है, इसे कश्मीर का अलाउद्दीन भी कहा जाता है क्योंकि इसने कश्मीर में जो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी उसको लागू किया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इन दोनों बाप बेटों से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत रक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो भारत रक्षा अधिनियम, इंडियन डिफेंस एक्ट, यह लागू किया गया या पारित किया गया था 1915 में। ऑप्शन डी सही उत्तर यहां पर होगा। 1915 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी शुरू हो चुका था, 1 साल बीत चुका था, तो भारत में इस अधिनियम को लागू किया गया। शुरुआत में इसे विश्व युद्ध के दौरान लागू किया गया। बाद में जब राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ने लगी तो उन पर भी लगाम करने के लिए इस अधिनियम का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ 1939 में, दोबारा से इसे तब भी लागू किया गया था। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पोलियो दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाते हैं। इंपॉर्टेंट तिथि है, बन सकती है। भारत की जलवायु का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द क्या है? तो भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ज्योग्राफी वाली सीरीज में हमने डिटेल में मानसून के बारे में, अलग अलग मानसून, उनके कारण होने वाली वर्षा, उन सबको देखा था। उसी में देखा था कि भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। इन कथनों में 3 कथन आपको दिए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं। इसे आगे करना कि विचार करें और सही कथन का चयन करें। देखिए, यह अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया था। बिल्कुल सही है। 1935 का जो ये अधिनियम है अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों की संसद से पारित हुआ था और सबसे विशाल ये अधिनियम था, सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत ये अधिनियम था। ठीक है, ब्रिटिश काल का। इसको अधिनियम करना, इस अधिनियम को भारत और बर्मा सरकार के लिए 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था। यह भी आपका सही है। इसी अधिनियम के माध्यम से, जो 1935 का अधिनियम था, इसी के माध्यम से भारत से बर्मा को अलग किया गया था। ठीक है, कब अलग किया था इन दोनों को? 1937 में किया था। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1935 से प्रारंभ किया गया। यह आपका गलत हो जाएगा। 1935 का अधिनियम 1935 में पारित जरूर हुआ था, लेकिन यह लागू हुआ था 1937 से। इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 वाला जो विकल्प है वो गलत है। पहला और दूसरा दोनों आपके सही हैं। ऑप्शन डी। मुंबई से गोवा के बीच के पश्चिमी तट के विस्तार को किस नाम से जाना जाता है? तो हमने ज्योग्राफी वाली सीरीज में भारत के जो समुद्री तट हैं उनको भी कवर किया था।
जो हमारा पश्चिमी तट है, जैसे हमने ये देखा था कि हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, इधर वाले तट को कहते हैं पूर्वी तट और इधर वाला तट होता है हमारा पश्चिमी तट। पश्चिमी तट को 4 भागों में 4 वर्गों में बांटा गया था। सबसे पहला था काठियावाड़ तट, जो गुजरात का तटवर्ती इलाका है पूरा, उसे कहा जाता है काठियावाड़ तट। इसके बाद आता है दमन से लेकर के गोवा तक का इलाका। दमन से लेकर के गोवा तक का जो इलाका है उसे कोंकण तट कहा जाता है। ठीक है, कई बार इसे दमन से गोवा तक किया है, कई बार मुंबई से गोवा तक किया है, तो दोनों ही एक बात है। इसे कहा जाता है कोंकण तट, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर आता है गोवा से लेकर के कर्नाटक के मंगलुरु तक का, उस तट को कहते हैं कन्नड़ तट या कैनरा तट। और फिर आता है मंगलुरु से लेकर के तमिलनाडु तक का जो इलाका है उसे मालाबार तट के नाम से जानते हैं। तो पश्चिमी तट को 4 भागों में बांटा है। गुजरात के साइड जो लगा है वो काठियावाड़ तट है। दमन या मुंबई से लेकर गोवा तक का जो तट है उसे कोंकण तट कहते हैं। गोवा से लेकर कर्नाटका का जो तट है उसे कन्नड़ या कैनरा तट कहते हैं और कर्नाटक से तमिलनाडु तक का जो तट है उसे मालाबार तट कहते हैं। नेक्स्ट है 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहां पर हुई थी? देखिए, HSRA की बात कर रहा है। कई बार हमने देखा है कि हमारे पास 2 संस्थाएं हैं, एक HRA है और एक हमारी HSRA है। इसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और इसमें यह सोशलिस्ट नाम जुड़ा था और HSRA बना था। दोनों की तुलना करते हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर के पेपरों में। जो HRA था यह 1924 में बना था, जबकि HSRA 1928 में बना था। HRA की स्थापना में जो इंपॉर्टेंट योगदान था वो सचिंद्र सान्याल का था। ठीक है, और HSRA में जो महत्वपूर्ण योगदान था वो चंद्रशेखर आजाद का था। ठीक है, हालांकि इसमें बाद में भगत सिंह भी जुड़े, उन्हीं की जो नौजवान सभा थी उसका विलय हुआ था इसमें, और इसके नाम के साथ HSRA यहां पर जुड़ा और एक नई संस्था यहां पर बनी, लेकिन प्रमुख तौर पर इसमें चंद्रशेखर आजाद का नाम आता है। जो HRA था ये आपके कानपुर में बनी थी। ठीक है, और HSRA आपके दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में बनी थी, तो ये आपके दिल्ली में बनी है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। उत्तर दक्षिण गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग का एक हिस्सा है, निम्नलिखित किन 2 शहरों को जोड़ता है? कुछ ही दिन पहले हमने भारत में परिवहन तंत्र को देखा था, उसमें हमने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की बात करी थी, जिसके अंतर्गत 2 प्रमुख गलियारे हमारे बनने हैं। एक है हमारा उत्तर से दक्षिण गलियारा और एक है पूर्व से पश्चिम गलियारा। जो उत्तर से दक्षिण गलियारा है किनको आपस में जोड़ेगा? ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पर होगा। जो पश्चिमी और पूर्वी गलियारा है, पश्चिम से पूर्वी गलियारा, वो आपके गुजरात के पोरबंदर को असम के सिलचर से जोड़ता है। ठीक है, ये जो दोनों गलियारे हैं जो ऐसे में जाते हैं, एक दूसरे को कहां पर काटते हैं? ये दोनों गलियारे एक दूसरे को झांसी में काटते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का कौन सा खंड भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने के अधिकार की गारंटी देता है? आप सभी जानते हैं जो आर्टिकल 19 है, यह इसके अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करी गई है। आर्टिकल 19A, 19B, 19C, इस तरीके से इनको लिखा जाता है। ठीक है, तो आपको पूछा है कौन सा वाला 19 वाला है आर्टिकल जिसमें स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने की अनुमति है, अधिकार दिया गया है सभी को। वो अधिकार है आर्टिकल खंड डी में, यानी जो 19D है वो ये कहता है आप देश के अंदर कहीं भी आ जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम इन आर्टिकल्स को देखें जो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, 19A में आपको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल 19A में है। ठीक है, इसी 19A में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। अगर हम 19B की बात करते हैं, उसमें शांतिपूर्ण एकत्र होने और सभा करने की स्वतंत्रता है बी में। सी की बात करते हैं, संघ बनाने की स्वतंत्रता है। डी की बात करते हैं, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। ई की बात करते हैं, देश में कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता। और जी की बात करते हैं तो कोई भी व्यापार करना या आजीविका के लिए कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा? देखिए, इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारत के भीतर के जितने भी हमारे कोर्ट हैं सब पर लागू होगा, सबके लिए मान्य जरूरी होगा? ये कहता है आर्टिकल 141।
ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर यहां पर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पेपर में बना है। अनुच्छेद 45 किस आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा व उनकी देखभाल से संबंधित राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं? देखिए, जो आर्टिकल 45 है इसमें किस आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा और उनकी देखभाल से संबंधित बातें बताई गई हैं और यह कहा गया है कि यह किसका कर्तव्य है? राज्य का कर्तव्य है, राज्य के डीपीएसपी का यह पार्ट है। ये कही गई है 0 से 6 साल के बच्चों के लिए, यानी 6 साल से कम आयु के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा, उनकी देखभाल, ये सारे कार्य किसके होंगे? ये राज्य के होंगे। ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार में व्यवस्था है उनकी शिक्षा के लिए, उनकी देखभाल के लिए, और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो भी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए है। लेकिन 6 से कम साल के बच्चों के लिए जो कर्तव्य है राज्य का वो आर्टिकल 45 में कहा गया है। ठीक है, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया, इनको पूरी डिटेल के साथ देखा, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करने का प्रयास किया, जिससे आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ रिवीजन भी साथ साथ होता रहे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।